Hello student, today we have learned class 10th math board question paper 2020 set A, B and C। इस वीडियो में ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले मैं ब्लू पेन से सॉल्व जो करूँगा वो सेट ए का रहेगा, एंड फॉर ब्लैक पेन से जो मैं सॉल्व करूँगा वो सेट बी के लिए रहेगा, और सेट सी के लिए मैं रेड पेन से सॉल्व करूँगा। लास्ट के वीडियो में ना मैंने ना सेट ए, बी और सी का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके दिखाया था, तीनों का ए बी सी का। इस वीडियो में ए, बी और सी का क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन रहेगा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है ना उसको सॉल्व करके समझते हैं। तो याद रखिए बच्चों, क्वेश्चन को ना मैं क्या करूँगा, कॉपी में ही लिख लूँगा और उसके बाद क्या करूँगा, सॉल्व करना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, बस आप लोग को समझना इतना है कि जो ब्लू पेन से रहेगा वो सेट ए का होगा, जो ब्लैक पेन से रहेगा वो सेट बी का रहेगा, और जो रेड पेन से होगा वो सेट सी का क्वेश्चन रहेगा। चलिए तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के के किस वैल्यू के लिए विल रूट ऑफ द इक्वेशन बी रियल एंड इक्वल। जो इस इक्वेशन का जो रूट होगा ना वो रियल और इक्वल होगा। तो क्या के का वैल्यू कौन सा होगा, तो बच्चे देखिए ना, इसको समझने के पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का होगा कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो उसको आप छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखिए, अगर नहीं तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो ये याद रखिए ना बच्चे कि सॉल्यूशन या फिर रूट या फिर ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है सॉल्यूशन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना सॉल्यूशन जो होता है ना वो ना 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है बच्चे, पहले को हम लोग बोलते हैं, पहला जो सॉल्यूशन होता है वो होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या होंगे बच्चे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। सेकेंड, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल होगा। और तीसरा क्या होगा, तीसरा जो होगा वो होगा रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। देखिए बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ ना कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना 3 सॉल्यूशन पॉसिबल है। 3 सॉल्यूशन कौन कौन से, अगर रूट्स क्या है रियल और इक्वल होंगे, रूट्स रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल, रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। तो बच्चे याद रखो कि ना रूट्स कैसे निकालते कैसे हैं, तो निकालने का तरीका तो आप लोग को आता होगा। क्या क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका फैक्टराइज करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें जो होता है ना रूट्स आर रियल और इक्वल में, इसमें होता है डी इज इक्वल टू 0 होता है। डी क्या होता है, इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। और रूट्स जब रियल और अनइक्वल होते हैं तो डी ग्रेटर देन 0 होता है, और इसमें होता है डी लेस देन 0। सर ये डी क्या है बच्चे, डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, तो देखिए ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, चलिए हम लोग ना एक इक्वेशन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। पहले तो मैंने इक्वेशन बोल दिया कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर एक ले लिया इक्वेशन, यहाँ पर ले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर ले लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ना, यहाँ पर से हम लोग को ए, बी और सी का वैल्यू निकालने आता है ना, कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं, इसका कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। इसको भी कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। इसको भी कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ऑन कंपेयरिंग वी गेट एक्स स्क्वायर से पास कंपेयर हो जाएगा तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स एक्स से कंपेयर हो गया तो बी का वैल्यू आ गया -4, और सी का वैल्यू क्या आ गया 1। एक्स स्क्वायर से कंपेयर हो जाएगा तो ए का वैल्यू क्या आ गया 2, एक्स एक्स से कंपेयर हो गया तो बी का वैल्यू क्या आ गया -3, और सी का वैल्यू आ जाएगा 1।
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से कंपेयर हो गया तो ए इज इक्वल टू 4, एक्स एक्स से कंपेयर हो गया तो बी इज इक्वल टू -1 और सी इज इक्वल टू कितना आ गया 1। आई थिंक यहाँ तक तो आप लोग को आता होगा। तो अब देखिए ना अपना डी निकालते हैं, यहाँ से क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac होता है। तो b का वैल्यू क्या है बच्चे, -4 का स्क्वायर, -4, a का वैल्यू क्या है बच्चे 4, c का वैल्यू क्या है बच्चे 1, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर मतलब कि -4 को 2 टाइम्स लिखना है। तो -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस और 4 4 जा 16। -4 का स्क्वायर ऐसे मत करिएगा कि माइनस है तो माइनस और 4 2 जा 8, नहीं बच्चे ऐसे नहीं होता, क्या होता है 16 होता है। तो लिखेंगे 16 और माइनस माइनस तो यहाँ पर है और 4 4 जा 16, 16 1 जा 16, तो 16 में 16 क्या आ गया 0 आ गया। तो जब d इज इक्वल टू क्या आ जाए बच्चे, जब d इज इक्वल टू 0 आ जाता है ना, तो उस टाइम जो इसके रूट्स आते हैं, मतलब कि जो इसका सॉल्यूशन आएगा, जो इसको सॉल्व करने पे सॉल्यूशन आएगा ना, सॉल्यूशन मतलब कि x का वैल्यू जो सॉल्व करने पर आएगा वो क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। इस केस में d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac है। b का वैल्यू क्या है बच्चे, b का वैल्यू है -3 स्क्वायर -4, a का वैल्यू है 2, c का वैल्यू है 1। -3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, -3 का स्क्वायर होता है 9। सर कैसे, जैसे इसको निकालते वैसे ही निकाल लो, -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, तो 9 1 8 क्या आ गया 1 आ गया। तो बच्चे तो देखिए ना 1 क्या है, 1 है 0 से ग्रेटर। देखिए ऐसे मुंह खुला है, इसका मतलब ये क्या है, बड़ा वैल्यू है। तो d क्या है, बड़ा वैल्यू है, किससे, 0 से। तो बिल्कुल 1 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। यहाँ पर 1 आ जाए, 10 आ जाए, 100 आ जाए, 50 आ जाए, 60 आ जाए, 7 आ जाए, तो क्या है, सारे बड़े हैं। तो जब d ग्रेटर देन हो 0 से ना, तो क्या होता है, रूट्स रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। थर्ड केस, यहाँ पर d इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर -4ac है। तो b का वैल्यू क्या है यहाँ पर, -1 का स्क्वायर -4, e का वैल्यू क्या है 4, c का वैल्यू है 1। तो यहाँ से -1 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलोगे -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, ठीक है ना। तो 1 हो गया और -16, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -15 आएगा। -15 मतलब कि d का वैल्यू देखिए ना, d का वैल्यू छोटा है, बड़ा इस साइड है, मतलब कि मुंह इस साइड खुला हुआ है, इसका मुंह इस साइड खुला हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि इधर वाला वैल्यू क्या है, छोटा है। तो 0 से छोटा है, 0 छोटा मतलब -1 -10 -100 -50 -16 -5। तो d क्या है, लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है, इट मीन्स इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी और अनइक्वल होंगे। देखिए ना रूट्स निकालने आई थिंक आप लोग को आता होगा, क्योंकि मैंने ना रूट्स निकालना सिखाया है आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखिए ना, तो इस इक्वेशन में ना जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसके ना 2 रूट्स निकलेंगे। क्यों सर 2 रूट्स निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर में क्या है, 2 है, पावर में 2 है, पावर में 2 है। तो इसके जो दोनों रूट्स होंगे वो रियल नंबर होंगे और इक्वल होंगे। मतलब कि अगर पहले में x को सॉल्व करने पर 2 आता है ना, तो ना दूसरा वैल्यू भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर सॉल्व करने पर x का वैल्यू -5 आता है, तो दूसरा वैल्यू भी क्या आएगा, -5 आएगा। तो इसका यही आंसर होगा, ठीक है ना। ऐसा करके कुछ यही आंसर आ सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही आंसर आएगा। इसका मतलब जो भी सॉल्यूशन निकलेगा दोनों सेम निकलेंगे। इसमें भी रियल नंबर ही निकलेगा, लेकिन दोनों अनइक्वल होंगे। मान लीजिए कि सपोज करिए ना कि पहला वैल्यू क्या आता है, x इज इक्वल टू 5 और दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3। तो देखिए 5 और 3 दोनों अलग अलग है। सपोज करिए कि आंसर इसका निकल करके आता है x इज इक्वल टू -5 और दूसरा आंसर आता है x इज इक्वल टू 4। तो भी देखो दोनों रियल नंबर है, लेकिन दोनों क्या है, अनइक्वल है, ठीक है ना, अलग अलग है। तो ऐसा आ सकता है। और इसमें रूट्स क्या आएंगे, इमेजनरी आएंगे। इमेजनरी मतलब इसमें ऐसा बन के आता है। सपोज करिए कि यहाँ पर बन के आएगा 4 प्लस और अंडर रूट में -15/3, कुछ भी आ सकता है, या -15/8, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। और एक आएगा प्लस, तो है तो यहाँ पर -15/8। तो एक आएगा पॉजिटिव में, एक आएगा नेगेटिव में, और दोनों क्या है देखो अलग अलग है। और अंदर में क्या रहेगा, माइनस में ही नंबर रहेगा, माइनस में है इसलिए बाहर नहीं निकल पाता है। माइनस में आया ना ये अंडर रूट में माइनस में, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये इसका इमेजिनरी रूट है। और दोनों क्या है, अनइक्वल है। सर अनइक्वल क्यों है, क्योंकि एक में ये 4 के साथ प्लस होगा और एक में 4 के साथ माइनस होगा, इसीलिए दोनों क्या है, अनइक्वल है, मतलब कि इक्वल नहीं है, ठीक है।
तो देखिए ना, मेरा बताने का ये मकसद क्या था, बताने का मकसद ये है ना कि जब भी रूट्स क्या होते हैं किसी भी इक्वेशन के, रियल और इक्वल होते हैं ना, तो हम लोग डी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। सपोज करिए अगली बार आ जाएगा ना कि ना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल रूट ऑफ द इक्वेशन रियल और अनइक्वल, तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ये दोनों क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें आप वैल्यू निकाल सकते हो जीरो के इक्वल रख करके, इसमें थोड़ी ना निकाल पाओगे वैल्यू। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, और इसमें याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि लिखा रहेगा रियल और इक्वल, तो हमेशा क्या लिखोगे, डी इज इक्वल टू 0 लिखोगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आगे। देखिए, तो हम लोग क्वेश्चन पे अब मूव करते हैं। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल रूट ऑफ द इक्वेशन बी रियल एंड इक्वल। तो बोलोगे कि सिंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, जो इक्वेशन के रूट्स क्या है वो रियल एंड इक्वल है, देयर फॉर डी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए ना, अब ना इसका कंपेरिजन, जब इसका कंपेरिजन आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स से करेंगे ना, तो क्या आपको मिलेगा, तो बोलोगे, इसको बोलोगे, पहले इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल दो, इसको बोल दो ऑन comparing the given quadratic equation, क्या है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट। तो देखिए यहाँ पर बोलोगे a इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू। देखिए इसका जब कंपेरिजन एक्स स्क्वायर का कंपेरिजन बस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k। x का कंपेरिजन जब x से करेंगे तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 और 1 c के इक्वल। तो बस अब फॉर्मूला में रख दो, तो बोलोगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो b का वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है, k, c का वैल्यू क्या है, 1 इज इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है ना, कि 4 टूट जा 8 होता है। 4 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 4 इंटू 4 8 होता है, 16 होता है, माइनस 4 इंटू के 4k इज इक्वल टू 0। माइनस 4k को उस साइड लेके चले जाओ, उस साइड मतलब क्या RHS में, तो आ जाएगा प्लस 4k, के को ही छोड़ दो, ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो k इज इक्वल टू 4 1 जा 4 4 जा, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। बोलोगे देयर फॉर द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 4, और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ गया। तो बच्चे ऐसे ही बनाना है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्रश्न है ना, ऐसा ही प्रश्न जो सेट बी में है उसको सॉल्व करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे है। देखिए आप लोग को ना सेट ए बी और सी करवाया जा रहा है ना एक साथ, इसलिए ना ताकि आप लोग अगर क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग क्या कर लो, सेट ए का क्वेश्चन को समझ लो ना, तो सेट बी और सी आप लोग खुद से सॉल्व करो और देखो कि आप लोगों से बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। बन जा रहा है इट मीन्स आप लोग समझ चुके हो, और नहीं बन पा रहा तो समझिए कि आप कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं कि आपसे बन नहीं पा रहा है। तो चलिए समझते हैं सेट बी के क्वेश्चन को। देखिए ना, अब सेट बी में भी क्वेश्चन, ये ना क्वेश्चन नंबर 3 में है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द रूट ऑफ द इक्वेशन बी रियल एंड इक्वल इफ 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बोलोगे पहले इसको लिखो ना, ऑन कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू
सी इज इक्वल टू, देखिए ना जब हम लोग कंपेयर करेंगे ना इससे तो हम लोग को ना समझ में आएगा कि एक्स स्क्वायर से कंपेरिजन हो गया तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया 9। ठीक है, अब यहाँ पर ना देखेंगे तो एक्स से कंपेयर हो गया तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया 3k, बी इज इक्वल टू कितना आ गया 3k। और जब c का कंपेयर करेंगे इसके साथ तो c इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोगों को, c इज इक्वल टू मिल जाएगा 4। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। देखिए ना इसमें बोला गया है ना कि ना रूट जो है ना इक्वेशन का वो क्या है, रियल एंड इक्वल है, देयर फॉर डी इज इक्वल टू 0 और डी 0 है, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए जरा सॉल्व करते हैं, समझिएगा कि b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 3k स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है बच्चे, a का वैल्यू है 9, c का वैल्यू क्या है बच्चे, c का वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए 3k स्क्वायर को समझिएगा बच्चे, 3k को 2 बार लिखना है, 3k मल्टीप्लाई 3k, 3 3 जा 9, k इंटू के स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 9k स्क्वायर, तो लिख दिए 9k स्क्वायर। और इसको ना मल्टीप्लाई मत करिए, इसको क्या बोलिए कि तुम ना लेफ्ट हैंड साइड में हो ना, तुम चले जाओ राइट हैंड साइड में, तो ये है माइनस में है तो इधर जाएगा तो ये सारा हो जाएगा प्लस में। सर इसको इधर क्यों भेजे, इधर इसलिए भेजे ना क्योंकि देखिए के स्क्वायर है, यहाँ पर है 9 मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 है ना, देखिए ये 9 मल्टीप्लाई में है ना बच्चे, इधर आएगा तो डिवाइड में, 9 1 जा 9 1 जा कट गया तो क्या आ गया के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ थोड़ा समझिएगा कि के को तो मैंने के ही लिख दिया, जब भी स्क्वायर जब शिफ्ट होता है ना, शिफ्ट मतलब एलएचएस से आरएचएस में जाता है तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट और यहाँ पर प्लस माइनस साइन, और यहाँ पर अंदर में क्या था 4 इंटू 4 तो था ही। ठीक है ना, के हो गया प्लस माइनस, इस 4 को तोड़ेंगे ना तो 2 इंटू 2 और इसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2, तोड़ने का मतलब है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ना, तो ना प्राइम नंबर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2। देखिए इन दोनों का पेयर निकल गया तो एक बाहर, इन दोनों का पेयर निकल गया तो एक बाहर, और यहाँ पर प्लस माइनस है ही, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4। तो k का वैल्यू क्या आ गया इस टाइम आ गया प्लस माइनस 4 आ गया, तो बोलोगे कि देयर फॉर द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, और ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, चलिए जो ऐसा ही प्रश्न है सेट सी में उसको सॉल्व करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या बोला जा रहा है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है सेट सी में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल रूट ऑफ द इक्वेशन बी रियल एंड इक्वल। तो सब सिंपल सा जैसे उसमें बोले थे इसमें भी वैसे ही करेंगे, तो बोलेंगे ऑन कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट। ठीक है ना, बोलोगे वी गेट, हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को मिलता है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा देखिए ना, एक्स स्क्वायर से कंपेरिजन हो गया तो a इज इक्वल टू 16, देखिए x से कंपेरिजन हो गया तो b इज इक्वल टू के, देखिए c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है ना, इतना आ गया तो बोलेंगे कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी रियल एंड इक्वल, तो बोलोगे गिवन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी रियल एंड इक्वल, देयरफॉर d इज इक्वल टू 0, और d इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स d का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c, तो बोलोगे कि b इज इक्वल टू क्या है k स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है 16, c का वैल्यू क्या है 9 इज इक्वल टू 0, k
स्क्वायर, माइनस वाला सबको उधर उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 16 मल्टीप्लाई 9, सॉरी यहाँ पर जीरो नहीं आएगा ना, इसको तो इधर भेज दिए हैं। अब के को के ही छोड़ देंगे, यहाँ पर है 4 इंटू 16 इंटू 9। देखिए ये स्क्वायर है ना, इस साइड गया तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट बन जाएगा ये, और ये आ जाएगा के इज इक्वल टू प्लस माइनस। देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब ना 4 को ना ब्रेक करेंगे। 4 ब्रेक होगा किस में 4 ब्रेक होगा बच्चे, 4 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 16 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3। सर कैसे कर दिए ये, तो बच्चे देखिए ना बहुत आसान है ना। 4 को ऐसे करेंगे, 4 को 2 है तो 2 के टेबल में 2 टाइम्स में, 2 के टेबल में 1 टाइम्स में, 16 है 2 के टेबल में 8 टाइम्स में, 8 2 के टेबल में 4 टाइम्स में, 4 2 के टेबल में 2 टाइम्स में, 2 के टेबल में 1 टाइम्स में। यहाँ है 9 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में 1 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका पेयर बन गया तो ये बाहर, इसका पेयर बन गया तो ये बाहर, इसका पेयर बन गया तो ये बाहर, इसका पेयर बन गया तो ये बाहर। तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो बोलोगे देयर फॉर द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू प्लस माइनस 24, और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, और मुझे लगता है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ना सेट ए का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सेट ए का तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो बच्चे याद रखो, चाहे मीडियन निकालने के लिए आए या फिर मोड निकालने के आए, दोनों को सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अरेंज करते हैं गिवन डेटा को, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग को बोलते हैं हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग को बोलते हैं हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले तो सबसे पहला काम यही है, सबसे पहला काम क्या है कि इसको अरेंज करना है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, दोनों में से किसी एक में अरेंज कर दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अरेंज करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज करूँगा डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब होता है छोटे डाटा से बड़े डाटा की ओर जाना। तो छोटा कौन सा इसमें, छोटा है इसमें 23, फिर है 25, फिर है 32, फिर है 38, फिर है 40, 42, फिर 45। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। इट मीन्स हम लोगों ने कोई भी डाटा को मिस नहीं किया है, सारा डाटा कंसीडर हो चुका है। अब क्या करना है, स्टेप 1 तो यही है ना कि ना क्या करना है, चाहे मीडियन रहे चाहे मोड रहे, दोनों को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में देखेंगे ना कि ना मीडियन है, हम लोग को तो मीडियन निकालना है, मोड तो पढ़ना नहीं है, तो मोड को भूल जाओ। ठीक है ना, मोड में बस इतना याद रखो कि डाटा को कैसे करना है, हमको अरेंज करना है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम लोग का मीडियन है, तो मीडियन में कैसे करना है, तो मीडियन के लिए ना पहले काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ डाटा कितने गिवन है। तो बोलोगे कि नंबर ऑफ डाटा कितने गिवन है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो बोलोगे कि सिंस n इज इक्वल टू 7 विच इज एन ऑड नंबर, क्या है ये, ऑड नंबर है ऑड नंबर 7 एक ऑड नंबर होता है ना, तो 7 क्या है, ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर रहता है ना तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देयर फॉर मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाय 2th टर्म। ठीक है, तो देखिए n प्लस 1, तो n का नंबर क्या है, 7 है, तो 7 प्लस 1 बाय 2th टर्म। ठीक है, 7 प्लस 1 हो गया 8 बाय 2th टर्म, 2 से 2 1 जा 2 4 जा, तो आ गया ये 4th टर्म। और 4th टर्म क्या है यहाँ पर, तो 1 2 3 4, तो 38। याद रखिए ना, इसको मत काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 40 नहीं बच्चे, जब अरेंज करोगे ना चाहे तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, तो जो चौथे नंबर पे होगा ना वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 38 आपका आंसर हो गया। तो आप बोलोगे कि देयर फॉर द मीडियन
ऑफ द गिवन डाटा इज 38 और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है। हाँ बच्चे देखिए ना, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक देखिए, शॉर्टकट कैसे करते हैं। तो शॉर्टकट, तो जब भी इवन नंबर होगा ना, जब भी इवन नंबर होगा तो इवन नंबर में तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करता है। तो इवन नंबर का बताऊंगा कि क्या क्या रहता है। जब ऑड नंबर रहता है ना तो क्या करते हैं, जब ऑड नंबर रहेगा ना तो ना जो ना बीच बीच में टर्म रहेगा ना, जो ना बीचों बीच में टर्म रहेगा वही आपका हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीडियन। तो कैसे करना है, पहले तो डाटा को अरेंज करना है, अरेंज करेगा फिर एक एक टर्म छुपाते जाइएगा। तो 23 छुपाए, इधर से 45, 25 छुपाए, इधर से 42, 32 छुपाए, यहाँ से 40, देखिए बीच में क्या बच गया, 38 आंसर है। ऐसे ही तो ये किस में वैलिड है, जब आपका नंबर ऑफ डाटा क्या रहेगा, ऑड नंबर रहेगा। अगर 3 है, अगर 5 है, अगर 7 है, अगर 9 है, अगर 11 है, तब ये रहेगा। और बीचों बीच में जो रहेगा ना वो क्या रहेगा, आपका मीडियन हो जाएगा। सर अब ऑड नंबर रहे, सर अब इवन नंबर रहेगा तो कैसे करेंगे, तो इवन नंबर के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो इवन नंबर का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अगर आएगा तो। वैसे तो इस सेट में मीडियन में ऑड नंबर का ही है, तो मैं ऑड नंबर का ही बताऊँगा, बस फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ इवन नंबर के लिए। तो बोलोगे कि इफ़ n इज इक्वल टू सपोज से 8 ले लो, बोलोगे कि विच इज एन इवन नंबर। तो इसमें इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा मीडियन का। तो बोलोगे कि मीडियन इज इक्वल टू n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म। देखिए ना यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर n/2 के नीचे है, बस पूरे में नहीं है, n/2 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, तो यही करेंगे और यही करके ये आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए भी एक ट्रिक देखिए, सपोज करिए कि यही नंबर दिया रहता है, ऐसे कि नंबर दिया रहता है 25, 23, 45, 40, 42, 38, 32 और एक नंबर और कुछ भी रहता, कुछ भी अपने मन से कुछ भी, मान लो कि यहाँ पर रहता 44, क्या रहता 44। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको अरेंज करते, अरेंज ऐसे ही करते 23, 25, 32, 38, 40, 42, ये 44 को यहाँ पर लिखेंगे और 45 को यहाँ पर। देखिए तो अब क्या है, ये तो इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए इस फॉर्मूले से रखते। और कैसे करते, देखिए यहाँ पर भी ऐसे एक ट्रिक लगाते, इन दोनों को छुपाए, फिर इसको छुपाए, फिर इसको छुपाए। देखिए बीच में दो नंबर आ गया, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वही आपका मीडियन आ जाएगा। यहाँ पर भी वही है, यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो आएगा उतना ही, और शॉर्टकट से सॉल्व करोगे तो आएगा इतना ही। तो सर शॉर्टकट कब यूज़ करना है, तो शॉर्टकट यूज़ करेगा जब आपका MCQ आएगा। क्या आएगा, MCQ, मतलब कि टिक द करेक्ट आंसर आएगा। तो उस समय आपको इतना लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट करके आंसर लेकर के आना है बस। तो उस समय ये ट्रिक अप्लाई करेगा ना कि ना छुपा करके नंबर। और अगर आपको सॉल्व करने के लिए आएगा तो ऐसा करके सॉल्व करेगा। तो यहाँ पर n = 8 रखिएगा, यहाँ पर भी 8 रखिएगा। तो देखिए 8/2 करेंगे तो आएगा 4th, और यहाँ पर भी करेंगे 8/2 तो आएगा 4, तो 4 + 1 यहाँ हो जाएगा 5th। तो यहाँ पर आ जाएगा 4th टर्म, यहाँ आ जाएगा 5th टर्म। देखिए यही तो है 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया 4th टर्म, यहाँ लिखते 38 और फिर यहाँ पर आएगा 5th टर्म। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 40, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा आपका मीडियन। ठीक है ना। तो अभी हम लोग यहाँ से हटते हैं, अब हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसा ही क्वेश्चन जो सेट बी में आया है, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो सेट बी का क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, ये तो कुछ ऐसे ही है ना, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। तो फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 117, 106, 123, 110, 125, 115, 102। तो हम लोग वैसे ही करते हैं जैसे इसमें लिखे थे वैसे लिखेंगे। तो बोलेंगे कि अरेंज द गिवन डाटा इन, चलो इस बार ना इसको असेंडिंग की जगह किस में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, DESCEN, डिसेंडिंग, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि इस बार हम लोग बड़े से छोटा नंबर लिखेंगे। तो पहला है 125, फिर है 123, 117, 115, 110, 106, 102।
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ना, एक बार ना काउंट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर काउंट नहीं करेंगे ना तो मान लीजिए आप लोगों ने सॉल्व कर दिया और फिर बना दिया और फिर आंसर क्या आ गया, गलत आ गया। तो इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि काउंट करना बहुत ज़रूरी है। तो बोलेंगे कि सिंस n इज इक्वल टू 7 विच इज़ एन ऑड नंबर है, देयरफॉर मीडियन क्या हो जाएगा, तो n+1/2th टर्म। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी रख देंगे कि 7+1/2th 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो गया। तो ये हो जाएगा फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 1 1 5, ठीक है 1 1 5 इसका आंसर आ गया। तो सिंपल सा लिख देंगे कि देयरफॉर द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा इज 115, और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब जो ऐसा ही प्रश्न आया है सेट सी में उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए सेट सी में ये प्रश्न क्रमांक 6वें नंबर पे दिया हुआ है, 6वें पे दिया हुआ है ये। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे अरेंज द गिवन डाटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा कौन सा है 26 24 22 21 20, फिर है 18 16 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो बोलोगे कि सिंस n इज इक्वल टू 7 विच इज एन ऑड नंबर, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th टर्म। n का वैल्यू कितना है बच्चे, 7+1/2th टर्म। 7+1 आ जाएगा 8/2th टर्म। 2 1 जा 2 4 जा, मतलब कि आ गया ये फोर्थ टर्म। 1 2 3 4 फोर्थ टर्म क्या हो गया 21। तो बोलोगे कि देयरफॉर द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा इज 21, और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए ना अब हम लोग सेट ए का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है चेक वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। चेक करना है ना कि जो gx है क्या वो px का फैक्टर है। तो याद रखिए बच्चे, कोई नंबर अगर किसी का फैक्टर होता है ना तो क्या होता है, रिमाइंडर हमेशा जीरो आता है। क्या आता है, रिमाइंडर हमेशा जीरो आता है। तो पहले तो आप ये सीखिए, मैं पूछूं कि क्या 4 16 का फैक्टर है, तो आप बोलोगे यस 4 16 का फैक्टर है, क्योंकि अगर आप 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। अब मैं बोलूँ कि चलिए बताइए क्या 16 क्या 3 16 का फैक्टर है, तो बोलोगे नहीं, 3 जो है ना वो 16 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर आप 16 को 3 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। तो हम लोग बोलेंगे ना ये कुछ इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, रिमाइंडर वाले ही कॉन्सेप्ट का। तो यहाँ पर बोलेंगे कि हियर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। क्या है बच्चे, gx जो है ना वो फैक्टर है किसका, px का। देयरफॉर gx इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा बच्चे, gx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो gx का वैल्यू क्या है, gx का वैल्यू है x-3। किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो x-3 है, LHS में राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +3। अब जो x का वैल्यू जो 3 है ना उसको यहाँ पर रख करके देखिए, अगर यहाँ पर रखने से रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब रखने से वैल्यू 0 आ जाएगा, इट मीन्स ये क्या है, इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं आएगा तो इसका फैक्टर नहीं है। देखिए ना बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। तो करिए क्या, तो बोलिए कि px, बोलोगे कि सिंस
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6 है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो बोलोगे कि पी है, एक्स का वैल्यू क्या रखना है बच्चे, एक्स का वैल्यू 3 रखना है। तो चलिए रखिए 3x का वैल्यू 3, तो यहाँ भी 3 का पावर 3 माइनस 4, 3 का पावर 2 प्लस 3 प्लस 6। तो बच्चे जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ क्या रख दिए, 3 रख दिए, ठीक है। तो 3 का पावर 3, 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 कितना होता है बच्चे, तो याद रखिए 3 का पावर 3, 3 3 जा 9 बिल्कुल नहीं होता है। इट मीन्स 3 को 3 टाइम्स लिखना है, 3 को 3 टाइम्स लिखना है। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, कितना आ गया, 27 आ गया, ठीक है। माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 2 जा 6 बिल्कुल नहीं होता है। 3 को 2 टाइम्स लिखना है, 3 3 जा 9, कितना आ गया, 9 आ गया। और 3 प्लस 6 ये हो गया 9। यहाँ देखिएगा 27 को 27 लिख दिए, 4 इंटू 9 होता है 36 और प्लस 9, 27 में से 36 जाएगा ना बच्चे तो आता है -9, और यहाँ पर +9 पहले से ही था। -9 प्लस 9 कितना आ गया, 0 आ गया। तो बोलोगे कि हियर P3 इज इक्वल टू 0, P3 क्या आ गया, 0 आ गया। तो बच्चे मैं बताया ना कि अगर क्या आ जाए वैल्यू रखने पर ना ये 0 आ जाए, इट मीन्स रिमाइंडर हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पर वैल्यू रख के हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं रिमाइंडर। क्या निकाल रहे हैं, रिमाइंडर। तो हम लोग निकाले कि रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो बोलेंगे कि हियर P3 इक्वल टू 0, देयरफॉर Gx is a factor of Px, देयरफॉर Gx क्या है, Px का एक फैक्टर है। और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब ऐसा ही क्वेश्चन जो ना सेट बी में आया है ना उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। उसके पहले ना आप लोग ना खुद से सॉल्व करिए और चेक करिए कि आप लोग समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सेट बी में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे इसको सॉल्व किए हैं। तो फिर से यहाँ पर बोलेंगे कि हियर Gx इज अ फैक्टर ऑफ Px। हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको ना एज्यूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा ना कि लेट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, लेट Gx इज अ फैक्टर ऑफ Px। यहाँ पर भी कर लीजिए, लेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए। लेट Gx क्या है, Px का एक फैक्टर है, ठीक है ना। तो लेट Gx इज अ फैक्टर ऑफ Px, देयरफॉर Gx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर Gx क्या है, x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, +4 है, उस साइड शिफ्ट होगा तो कितना आ जाएगा, -4। x का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, -4 आ गया। तो अब बोलोगे कि सिंस Px क्या दिया है, इस बार दिया हुआ है x² प्लस 2x माइनस 1। तो जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 रखे थे, अब क्या करना है, x इज इक्वल टू -4 रखना है। तो रख दो इस, देयरफॉर P -4 पावर में 2 है प्लस 2 तो यहाँ लिखा हुआ ही है, 2 और x में मल्टीप्लाई का साइन है, -4 -1 -4 स्क्वायर मतलब होता है -4 को ना, -4 को 2 टाइम्स लिखना है। -4 मल्टीप्लाई -4, माइनस माइनस प्लस, और 4 4 जा 16, क्या आ गया, 16 आ गया। और प्लस में 16 है, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, और यहाँ पर -1 है। 16 में से 8 माइनस करोगे तो आएगा 8, -1 है यहाँ पर, 8 -1 कितना आ गया, 7 आ गया। 7। तो बोलोगे कि हियर P -4 इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 7 आ गया, मतलब कि रिमाइंडर 0 नहीं आया। रिमाइंडर 0 नहीं आया इट मीन्स इसका फैक्टर नहीं है। तो P -4 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर Gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ Px। और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो ऐसा ही क्वेश्चन है ना सेट सी में उसको सॉल्व करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेट सी में वो कुछ इसी तरीके का है कि चेक वेदर Gx इज अ फैक्टर ऑफ Px इफ Gx इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड Px इज इक्वल टू x³ प्लस 2x² माइनस 2x माइनस 1। तो फिर से वही बोलेंगे कि लेट Gx इज अ
फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स क्या है, फैक्टर है पी एक्स का, देयर फॉर जी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, -1। ठीक है, तो चलिए बस वैल्यू पुट करना है और आंसर लेकर के आना है। तो पुट करते हैं, तो बोलेंगे कि सिंस पी एक्स कितना है बच्चे, पी एक्स है x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, देयर फॉर पी एक्स का वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ पर है -1 टू द पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 टू द पावर 2 -2 मल्टीप्लाई -1 -1। देखिए -1 का पावर 3, -1 का पावर 3 कितना होता है बच्चे, तो -1 को ना 3 टाइम्स लिखना है, तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। देखिए माइनस माइनस प्लस, इसका तो काम खत्म हो गया, बच क्या गया, -1 1 जा 1 1 जा 1 3, बिल्कुल नहीं, 1 1 जा 1 1 जा 1 3 बिल्कुल नहीं होता है। 1 को चाहे आप 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, चाहे 2 टाइम्स, चाहे 100 टाइम्स, हमेशा आंसर 1 ही आएगा। तो कितना आ गया इसका आंसर, -1। तो यहाँ पर आ गया -1। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ 2 है तो 2 मल्टीप्लाई -1 का पावर 2, -1 का पावर 2 का मतलब होता है -1 को 2 टाइम्स लिखना है, माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1, कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, और यहाँ माइनस था ही, यहाँ पर देखिए -1 2 1 जा 2 और +2 -1, ये हो गया +1। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा -1 + 2, -1 + 2, तो यहाँ क्या हो गया, +1 और ये +1, +1 +1 क्या आ गया, +2 आ गया, क्या आ गया, +2 आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर, तो आगे में लिखेंगे कि हियर p-1 डज नॉट इक्वल टू 0, p-1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया है, देयर फॉर जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, और ये आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है बच्चे, देखिए ना यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आया है, 0 नहीं आया है, मतलब कि रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इट मीन्स ये क्या है, ये आपका फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेट ए का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट बोला जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पॉइंट 2, मतलब हम लोग को क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, इस पॉइंट का ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बोलेंगे कि गिवन फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है, फर्स्ट पॉइंट गिवन है 2, एंड सेकेंड पॉइंट इज ऑरिजिन, सेकेंड पॉइंट क्या है, इज ऑरिजिन है। तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, 0, होता है। तो बच्चे मैंने बताया था ना आप लोगों को पहले भी, और फिर से बता रहा हूँ कि ना इसमें जो ना फर्स्ट वैल्यू जो होता है ना वो हमेशा x का होता है और सेकेंड वैल्यू किसका होता है, y का। यहाँ पर भी फर्स्ट वैल्यू x का होता है और सेकेंड वैल्यू किसका होता है, y का होता है। तो आप बोल सकते हो कि ना जब आप इसको कंपेयर करोगे ना तो आपको मिलेगा x का वैल्यू और y का वैल्यू, फिर आपको मिलेगा x का वैल्यू और फिर आपको मिलेगा y का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर 1 और 1। ये क्या है, सेकंड पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर 2 और 2। फर्स्ट पॉइंट है तो देखिए पहला वैल्यू x का, दूसरा वैल्यू y का, पहला वैल्यू x का, दूसरा वैल्यू y का। आई थिंक आपको यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो बोलोगे कि वी नो डैट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अब देखिए x2 - x1, x2 का वैल्यू क्या है, 0, माइनस x1 का वैल्यू क्या है, 2 स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है, 0, y1 का वैल्यू क्या है, 2 स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान से देखिए, 0 - 2 कितना होता है बच्चे, -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट अभी भी प्रेजेंट है। -2 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है, -4, बिल्कुल नहीं होता है। -2 का स्क्वायर मतलब -2 को 2 टाइम्स लिखना है।
तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा +4। तो इसका वैल्यू आ गया +4, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आएगा +4 + 4 हो गया +8, और +8 को सॉल्व करेंगे तो आता है 2 × 2 × 2। सर ये कैसे आया, तो कुछ नहीं बच्चे, इसका निकाल दो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में, इसीलिए इतना आ गया। तो यहाँ पे इसका पेयर बन गया, तो पेयर बन गया तो इसको बाहर कर दो, और जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर, और यहाँ पर लिख दो यूनिट। क्या लिख दो, यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया। तो बोलेंगे कि देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द origin to the point 2, 2 is 2√2 यूनिट, और ये आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी का ही क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा जो होगा ना उसको सॉल्व करेंगे। उसके पहले आप लोग खुद से बना करके देखेंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए जैसा सेट ए का क्वेश्चन है वैसा ही सेट बी का भी क्वेश्चन है, सेम टू सेम। तो पहले आप लोग इसको खुद से बना करके देखिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। देखिए तो यहाँ पर बोलेंगे कि गिवन फर्स्ट पॉइंट, क्या फर्स्ट पॉइंट गिवन है 5, 1, एंड सेकेंड पॉइंट इज ओरिजिन है। तो ओरिजिन क्या होता है 0, 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू x का, सेकेंड वैल्यू y का, फर्स्ट वैल्यू x का, सेकेंड वैल्यू y का। फर्स्ट पॉइंट है इसलिए x1 y1, सेकेंड पॉइंट है इसलिए x2 y2। तो बोलोगे वी नो डैट डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या होता है, डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए x2 का वैल्यू क्या है बच्चे 0, x1 का वैल्यू क्या है बच्चे 5 स्क्वायर, y2 का वैल्यू क्या है बच्चे 0, y1 का वैल्यू क्या है बच्चे 1 स्क्वायर। अब देखिए बच्चे यहाँ पर -5, 0 - 5 कितना होता है बच्चे -5 का स्क्वायर, और -1 है तो बच्चे यहाँ पर 0 - 1 कितना होता है -1 का स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, तो -5 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25, कितना आ गया यहाँ पर 25, प्लस -1 का स्क्वायर तो -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, तो कितना आ गया यहाँ पर +1, तो 25 + 1 आ गया 26, और ये आपका क्या आ गया यूनिट आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको लगेगा कि सर जैसे इसको ब्रेक किए थे ना वैसे इसको भी ब्रेक करिए, तो बच्चे नहीं हो पाएगा ना ये ब्रेक। देखिए 26 को करोगे ना तो यहाँ पर 2 से करोगे 13 टाइम्स में, फिर तो किसी के टेबल में ही नहीं आता है, आता 13 के टेबल में, 13 1 ज़ा 13, तो यहाँ से किसी का पेयर नहीं बनेगा, इसलिए इसको सॉल्व नहीं की, तो इसको इतना ही छोड़ दिए। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द origin to the point 5, 1 is √26 यूनिट, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब इसी का सेट सी को सॉल्व करते हैं। देखिए अब सेट सी में बोला जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट 4, 3। तो सेम सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ना, तो सिंपल सा लिखेंगे वैसे ही जैसे लिखते आ रहे हैं। गिवन फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है 4, 3, एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट इज ओरिजिन क्या है 0, 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, देखिए सॉल्व करते हैं इसको भी। फर्स्ट वैल्यू x का, सेकेंड वैल्यू y का, फर्स्ट वैल्यू x का, सेकेंड वैल्यू y का, फर्स्ट पॉइंट है x1 y1, सेकेंड पॉइंट है x2 y2। ठीक है, समझ में आ गया। तो बोलेंगे कि वी नो डैट
डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x2 मतलब कि 0, x1 मतलब कि 4। ठीक है, यहाँ फॉर्मूले में रख रहा हूँ ना इसको, प्लस y2 मतलब कि 0, माइनस है तो माइनस, y1 मतलब कि 3 का स्क्वायर। यहाँ ज़रा समझिएगा, 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 0 माइनस 4 कितना होता है, -4 स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 3 कितना होता है, -3 का स्क्वायर। ठीक है, -4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, तो यहाँ पर समझिएगा ना, यहाँ पर दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। -4 का स्क्वायर होता है -4 मल्टीप्लाई -4, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, और -3 का स्क्वायर होता है बच्चे -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 16 + 9 25, और इसको सॉल्व करूँगा ना तो आएगा 5 × 5, इसका पेयर निकाल लिया तो आ गया 5 यूनिट। सर इसको कैसे सॉल्व किए, तो इसको देखिए ना बच्चे कैसे सॉल्व किए, 25 है ना बच्चे, तो 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 25 ये किसके टेबल में आता है, ये आता है 5 के टेबल में 5 टाइम्स में, फिर 5 आता है 5 के टेबल में 1 टाइम्स में, तो यहाँ पर 2 5 था इसलिए 2 5 लिखा, 2 5 में से एक 5 को बाहर निकाल दिया। ठीक है ना, स्क्वायर रूट के। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा ना क्वेश्चन कि सर ये -4 का स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा और ऐसा, तो बच्चे बिल्कुल नहीं। अगर इसको ऐसा लिख रहे हो इसका मतलब ये है ना कि जो स्क्वायर है ना केवल और केवल 4 के ऊपर है, तो माइनस रह गया, और 4 4 जा 16 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस तो माइनस रह गया, और 3 3 जा 9 आ गया, तो -16 प्लस माइनस -9, तो इसको सॉल्व करोगे तो -25। देखिए 25 आया लेकिन माइनस नहीं आया, मतलब माइनस यहाँ पर नहीं आना चाहिए था लेकिन आपका आया, तो इसलिए क्या है, गलत है ये, इसको आप कभी भी ऐसा लिख ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि इसको ऐसा नहीं लिख सकते, तो बोलोगे कि देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द origin to the point 4,3 is 5 यूनिट, और ये आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है ना बच्चे, चलिए अब हम लोग सेट ए का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 10 70 डिग्री मल्टीप्लाई 10 20 डिग्री। तो मतलब कि हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, तो जैसे ही आप लोग वैल्यू निकालने लगोगे ना तो बोलोगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, 4 10, अरे ये तो 70 आ गया और ये 20 आ गया, तो इसका तो वैल्यू कभी आप लोगों ने याद ही नहीं किया है। तो बच्चे याद रखिए, जब भी कोई ऐसा वैल्यू आ जाए ना जिसका वैल्यू आप लोगों ने कभी पढ़ा ही ना हो या सुना भी ना हो कि ये भी आ सकता है, तो उसको चेक किया करिए कि क्या इन दोनों वैल्यू को ऐड करने पर 90 आ रहा है। अगर ऐड करने पर 90 आता है ना तो यहाँ पर लगता है कॉम्प्लीमेंट्री रूल। तो कैसे सर, क्या कॉम्प्लीमेंट्री रूल कैसे लगता है, तो बताइए। देखिए तो 70 + 20 दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, तो 70 को ही छोड़ दो और +20 को उधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, -20। तो 70 कितना, तो आप बोल सकते हो ना कि 90 - 20 कितना होता है, 70 होता है। तो मैंने भी वही कर दिया, मैंने क्या कर दिया, 70 को लिख दिया 90 - 20 डिग्री। ठीक है ना, और यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था 10 20 डिग्री। बच्चे देखिए ना, जो ये किया हूँ ना ये पेंसिल से, इसको कहाँ करना है, इसको रफ में करेगा, इसको सामने मत करेगा, ये बस समझाने के लिए आपके लिए था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 को 4 लिख दिया, 10 को 10 लिख दिया, और यहाँ पर आ गया 90 - 20, बार साफ से लिख दे रहा हूँ ना, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 20 डिग्री। अब देखिएगा बच्चे यहाँ पर 4 10 90 - थीटा, 10 90 - थीटा होता है बच्चे कॉट थीटा। थीटा की जगह क्या है, 20 है तो 20, और मल्टीप्लाई 10 20 डिग्री। अब 4 को 4 लिख दिया, कॉट को कॉट लिख दिया 20। बच्चे देखिए 10 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल मतलब होते हैं उल्टे होते हैं दोनों, मतलब कि 10 कॉट में चेंज होता है और कॉट 10 में चेंज होता है। तो आप बोल सकते हो ना कि 10 20 जो होता है ना बच्चे, वो 1/cot 20 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि कॉट से कॉट कट गया,
तो कितना आ गया यहाँ पर 4 1 मल्टीप्लाई 1 4 1 जा 4 आंसर आ गया। तो बोलोगे कि देयर फॉर द वैल्यू ऑफ 4 10 70 डिग्री मल्टीप्लाई 10 20 डिग्री इज़ 4। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ किए हो उसको लिखिएगा ना, यहाँ पर क्या यूज़ किए हो तो बोलोगे ना कि tan थीटा होता है 1/cot थीटा के इक्वल, सिंस tan थीटा होता है 1/cot थीटा के इक्वल। तो ये देखो यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर tan है तो यहाँ पर tan, यहाँ पर 20 रहेगा तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 50 तो यहाँ पर 50, यहाँ 20 है तो 20 लिख दिया। ठीक है ना। एक और कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट क्या है, आप तो अगर आप इसको सॉल्व समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया नहीं ये तो आप कुछ ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मतलब कि यहाँ से बता रहा हूँ और करके, और यहाँ पर है 4 cot 20 डिग्री, यहाँ पर आंसर हो चुका है ना। जिसको समझ में नहीं आया है ना यहाँ पर वैसा कर सकता है cot 20 इंटू tan 20। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना 4 को 4 लिख दिए और cot थीटा इंटू tan थीटा, cot थीटा इंटू tan थीटा होता है कितना 1 होता है, तो 4 इंटू 1 4 हो गया। सर ये कौन सा फॉर्मूला है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखोगे, सिंस cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 होना चाहिए, यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर भी 20, यहाँ पर 50 तो यहाँ पर 50, यहाँ पर 70 तो यहाँ पर भी 70, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 होता है तो यहाँ पर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन जो सेट बी में आया होगा ना उसको सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उसको। देखिए ए बी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, तो यहाँ पर भी वैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 cos, अरे यहाँ तो क्या आ गया 40 आ गया, और 40 तो कभी आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, तो 40 नहीं सुना है ना तो याद रखिए बच्चे, देखिए ना यहाँ पर ना बोलोगे ना कि 40 + 50 करने से कितना आ रहा है 90 आ रहा है। तो आप 40 को क्या लिख सकते हो 90 - 50, ये +50 इधर गया तो -50 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ही बोलेंगे, इसको रफ में लिखना है, इसको रफ में करिएगा। ठीक है। तो 40 को क्या बोल सकते हैं, 40 को बोल सकते हैं 90 - 50। ठीक है ना। और यहाँ पर cosec 50 था ही। ठीक है ना। आगे में देखिए 2 को 2 लिख दिए, cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा ये होता है sin थीटा। देखिए तो यहाँ पर क्या था, थीटा की जगह था 50 तो 50 लिख दिए, और यहाँ पर cosec 50 था ही। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ किए हैं, उस फार्मूले को लिखिएगा, क्या यूज़ किए हैं, बोलेंगे कि सिंस cos 90 - थीटा कितना होता है 90 - थीटा कितना होता है बच्चे, 90 - थीटा होता है sin थीटा। तो बच्चे यहाँ पर ना इस वाले में भी लिखिएगा कि यहाँ पर आप लिखिएगा कि सिंस tan 90 - थीटा ये होता है cot थीटा के इक्वल। ठीक है ना। इसको लिखना भूल गया था यहाँ पर, तो लिखना बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखिए 2 को 2 लिख दिए, sin थीटा और cosec थीटा ये हमेशा होते हैं रेसिप्रोकल, क्या होते हैं रेसिप्रोकल के उल्टा होते हैं। तो sin को तो sin लिख दिया, 50 को 50, cosec उल्टा होता है sin का, तो 1/sin 50 डिग्री। देखिए ऊपर और नीचे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर और नीचे दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। तो कैंसल आउट हो गया तो यहाँ पर 2 × 1 और 2 × 1 कितना आ गया बच्चे 2 आ गया। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि सिंस sin थीटा ये होता है 1/cosec थीटा के इक्वल। मतलब कि अगर यहाँ पर साइन है, अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा, अगर यहाँ पर tan है तो यहाँ पर भी tan, 40 तो 40, 50 तो 50, ठीक है 50 है तो 50 लिख दिया। ठीक ना। इसको ये उल्टा लिख दिया हूँ तो उल्टा सीधा लिख सकते हो कैसे भी ना, cosec को यहाँ साइन को यहाँ, तो भी आंसर वही आएगा। तो 2 × 1 2 हो गया। या फिर आपको तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, आप बोल दोगे कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 2 cos 40 डिग्री इंटू cosec 50 डिग्री इज कितना हो गया 2, और ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है। तो इसके अलावा आप ना इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे बता रहा हूँ। आप बोल सकते थे कि और करके
अगर ये समझ में नहीं आया है यहाँ से तो 2 को 2 लिख दिए, साइन को साइन लिख दिए, 50 को 50 और कॉसेक को लिख दिए कॉसेक 50 डिग्री। अब देखिए 2 को 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये होता है 1 और 2 इंटू 1 कितना होता है 2 होता है, तो ये भी आंसर वही आएगा। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया गया, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया गया है सिंस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। अगर यहाँ पर 10 है और यहाँ पर भी 10 है तो 1 आएगा, 20 है तो 1 आएगा, 25 है तो 1 आएगा, 50 है तो 1 आएगा, तो 1 आ गया और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन जो सेट सी में है उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ ऐसा ही है, बस सेट सी में क्वेश्चन नंबर 5 पे है। वैसे तो ये 6वां प्रश्न है। तो देखिए ना, तो यहाँ पर बोलेंगे कि इक्वल टू 3 को 3 साइन को साइन, अरे यहाँ तो 10 आ गया। तो बच्चे 10 है, इसका मतलब ये है ना कि ना यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं ना क्या 80 और 10 करने से 90 आ रहा है। तो बोलोगे ना कि ना 80 प्लस 10 करने से कितना आ रहा है 90 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे 10 को यहीं पर छोड़ देंगे और 90 माइनस 80 कर देंगे। ठीक है ना, तो ये इसको रफ में करिएगा, कहाँ करिएगा रफ में करिएगा ना, इसको सामने में नहीं करना है। तो यहाँ पर 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री और यहाँ पर सेक तो है ही। ठीक है ना, तो बच्चे याद रखिए 3 को 3 लिख दिए, साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 80 है तो 80 लिख दिए। ठीक है, आगे यहाँ पर सेक है तो सेक 80 डिग्री। 3 को 3 तो यहाँ पर जो लिखे हैं ना फॉर्मूला जो यूज़ किए हैं उसको लिखिएगा ना कि सिंस साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा के इक्वल। अगर थीटा है तो यहाँ भी थीटा, 10 है तो 10, 50 है तो 50, 70 है तो 70, 80 है तो 80 लिख दिए। जैसे यहाँ पर 10 और यहाँ पर कॉट और टेन रेसिप्रोकल होते हैं, यहाँ पर साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होते हैं, वैसे ही कॉस और सेक भी क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉस थीटा को तो लिख दिया कॉस थीटा मतलब 80 और यहाँ पर सेक को लिख दिया 1/cos 80। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 80 से cos 80 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 3 × 1, 3 × 1 कितना होता है 3 होता है। तो बोलोगे कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 3 साइन 10 डिग्री इंटू सेक 80 डिग्री इज़ 3 और यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है ना, अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आया है तो दूसरा मेथड जो मैं बता रहा था कि यहाँ पर तो 3 को 3 साइन 3 को 3 कॉस 80 डिग्री इंटू सेक 80 डिग्री है। तो 3 को 3 लिख दिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये होता है 1, तो 3 × 1 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो जो फॉर्मूला यूज़ किए हैं उसको लिखिएगा। तो यहाँ पर यूज़ किए हैं, क्या यूज़ किए हैं यहाँ पर कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1, मतलब कि अगर यहाँ पर 10 है और यहाँ पर भी 10 है तो 1, अगर यहाँ पर 20 यहाँ पर भी 20 तो यहाँ पर 1, अगर यहाँ 75 यहाँ 75 तो आंसर 1, अगर यहाँ पर 80 अगर यहाँ पर 80 तो आंसर 1। वैसे ही यहाँ पर यूज़ किए हैं कि सेक थीटा होता है 1/cos थीटा के इक्वल। अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ भी 10, 20 20, 70 70, 80 80 तो यहाँ पर लिख दिए हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग सेट ए का क्वेश्चन नंबर 7वां को सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो सबसे पहले क्या करिए एक सिलेंडर बनाइए ना। सिलेंडर बनाना बहुत आसान है और तुरंत बन जाता है ना, तो प्लीज़ बनाया करिए सिलेंडर ना। जो क्वेश्चन में बोलता है ना अगर आप वैसे बनाएंगे ना तो एग्जामिनर समझेगा ना कि आप समझ करके बनाए हैं और आपको नंबर वो कहीं काटेगा नहीं। ठीक है ना, तो देखिए तो सिलेंडर 1 मिनट से भी पहले क्या कर लेंगे आप इसको बना लेंगे। ठीक है ना, ये बन गया सिलेंडर। तो बोला जा रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 660 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं हाइट, तो आप बोल देंगे कि h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो अब हमको बोला क्या जा रहा है, कर्व सरफेस एरिया। बच्चे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो सपोज करिए ना कि ये जो मेरा पेन है ना, पेन में ये देखिए यहाँ के पार्ट से यहाँ तक के पार्ट को ये पूरा जो सरफेस आएगा ना, इसको बोलूँगा मैं कर्व सरफेस एरिया। ऊपर का मैं नहीं, ऊपर का और अगर नीचे का एरिया दोनों को मैं मिला दूंगा, ऊपर का एरिया प्लस नीचे का एरिया, मतलब टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया दोनों को ऐड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर मैं केवल यही एरिया की बात करूँ ना, इस कर्व सरफेस की बात करूँ, कर्व सरफेस की, तो इसी को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो बोलोगे कि गिवन the curved surface area of a cylinder, क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 660 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो कर्व सरफेस एरिया का ना एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का, ये फॉर्मूला होता है 2πRh। कितना है 660, 2 को तो 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू हमको नहीं पता है, एच का वैल्यू कितना है 15 = 660। आर को यहीं पर छोड़ दो, यहीं पर छोड़ने का मतलब है कि एलएचएस में है तो इसको एलएचएस में ही रहने दो, ठीक है ना। 660, देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई में है आर के साथ, तो इधर जब जाने का मतलब है कि साइड को चेंज करेंगे ना, तो ये आ जाएंगे डिवाइड में। और ये देखिए आर के साथ ये 7 डिवाइड में है, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, इधर मतलब कि एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा खूनी खेल खेलते हैं। खूनी खेल खेलने के लिए आपको ना क्या होना चाहिए, आपको ना टेबल अच्छे से आना चाहिए, टेबल। तो बोलेंगे कि 21 1 जा 21 3 जा, तो ये 30 टाइम्स में चले गया। फिर 15 1 जा 15 2 जा, ये चले गया। फिर 2 1 जा 2 1 जा, तो कितना आ गया, ऊपर में 1 × 7 और नीचे में 1 1 1 है, तो R = 1 7 जा 7 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था कि फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं रेडियस, तो रेडियस ही कितना है, आर को ही क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। तो बोलेंगे कि देयरफॉर द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर आर = 7 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के ही जैसा जो सेट बी में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए अब ये सेट बी का क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। सेट बी में बोला जा रहा है द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि सिलेंडर है, इसमें भी सिलेंडर बनाना है तो सिलेंडर जल्दी से बना लेते हैं। देखिए तुरंत बन जाएगा ना, अगर आप बनाना चाहेंगे ना तुरंत बन जाएगा। अगर आप नहीं बनाएंगे ना तो भी आपको नंबर फुल मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बना लेंगे ना तो आपका नंबर कटेगा तो कहीं नहीं, इतना तो याद रखिए। तो बना लिया करिए क्योंकि ये 1 मिनट से भी तुरंत बन जाता है, पहले बन जाता है। तो कर्व सरफेस एरिया इतना है। इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर, इस बार देखिए यहाँ से यहाँ तक का रेडियस जो है ना बच्चे, R = 14 सेंटीमीटर दिया जा रहा है, और बोला जा रहा है कि हाइट निकालिए कि h कितना होगा। तो देखिए निकाल लेते हैं। तो जो इसमें गिवन है वैसे ही लिखते हैं। तो बोलेंगे कि गिवन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर = 3696 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे, तो ये होता है 2πRh = 3696। देखिए 2 को तो 2 लिख दिए, ठीक है। अब पाई का वैल्यू होता है 22/7, और आर का वैल्यू देखिए इस बार दिया हुआ है 14, और एच का इस बार निकालना है तो 3696। अब समझते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एच को यहीं पर छोड़ देते हैं, यहाँ 3696। देखिए एच के साथ ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो तीनों आ जाएंगे डिवाइड में, ठीक है। और ये एच के साथ क्या है, डिवाइड में है, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा खूनी खेल। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना 11 के टेबल में ये आता है 2 टाइम्स में। 11 से जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आएगा ये 336। अब 7 1 जा 7, 7 2 जा 14,
2 से इसको डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 168, फिर 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 8 4, 2 से डिवाइड करोगे 142, तो यहाँ पर कितना आ गया, h इज इक्वल टू आ गया 42 सेंटीमीटर। तो बोलोगे कि देयर फॉर द हाइट ऑफ द सिलेंडर h इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर सेट बी का क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं हम लोग सेट सी का सेम ऐसे ही क्वेश्चन को, तो समझते हैं सेट सी के क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ बोला जा रहा है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, तो सिलेंडर बनाते हैं इसमें जल्दी से। तो देखिए सिलेंडर ऐसे करके लिए, देखिए आप लोग ना स्केल की हेल्प से बनाइएगा, बन जाएगा ये, 1 मिनट से भी कम टाइम में बनता है। तो ये सिलेंडर बना दिए, यहाँ से इस पॉइंट को, यहाँ से इस पॉइंट को, दोनों को मिला करके ज्वाइन कर दिए। ठीक है, द कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर। हाइट दिया है, इट मीन्स h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है इस बार। और क्या फाइंड करना है, इस बार फाइंड करना है रेडियस। तो ये सेम टू सेम सेट ए के ही जैसा है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि गिवन द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। देखिए ना, सी एस ए लिखा हो ना, सी एस ए क्या होते हैं, बोलते हैं इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, फुल फॉर्म इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, सी एस ए बोलते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। कितना है, ये है 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए सी एस ए क्या होता है, सी एस ए होता है 2πr/h इज इक्वल टू 88। देखिए 2 को तो 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू हमको नहीं पता है, एच का वैल्यू कितना है 14 है, और 88। देखिए आर को यहीं पर छोड़ दीजिए, यहाँ पर 88 है, ये तीनों मल्टीप्लाई में है आर के साथ, तो ये तीनों आ जाएंगे यहाँ पर डिवाइड में, ये डिवाइड में है आर के साथ, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। थोड़ा खूनी खेल खेलते हैं और उसको ख़त्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 11 2 जा 11, 8 जा 7, 1 जा 7, 2 जा 2, 1 जा 2, 4 जा 2, 1 जा 2, 2 जा 2, 1 जा 2, 1 जा। तो यहाँ पर सारा कट गया, यहाँ पर आया क्या वैल्यू, यहाँ पर आया r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देयर फॉर द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं सेट ए का क्वेश्चन नंबर 8, और उसको समझते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझते हैं बी और सी के। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर। अब मैं बोलूँगा ना बच्चे, चलो काउंटिंग सुनाओ, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, ऐसा बोलोगे ना। हाँ, तो बच्चे याद रखो, नेचुरल नंबर को ही हम लोग बोलते हैं काउंटिंग नंबर, या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो हमको इतना समझना नहीं है, हमको बस इतना समझना है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो बोलोगे कि फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर क्या क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, हमको क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। तो बोलोगे कि एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब कि
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो सम करते हैं, सम मतलब होता है ऐड, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाई कितने नंबर है, टोटल 9 नंबर है। अब देखिए इसको प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दिमाग कैसे लगाना है, बोलोगे ना सर यहाँ 9 है, 8 + 1 9, 7 + 2 9, 6 + 3 9, 4 + 5 9, तो 9 कितने टाइम्स आया यहाँ पर, 4 + 5 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। तो आप बोल दोगे कि यहाँ पर 9 5 टाइम्स आया है, और नीचे में तो 9 था ही, तो 9 1 जा 9 1 जा, तो कितना आंसर आ गया 5। अगर ये समझ में नहीं आया तो उसको भूल जाओ, यहाँ पर भूल जाओ कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। बस आप बोले कि सर 9 आया है 5 टाइम्स, तो 9 5 जा 45, कितना आ गया 45, तो 45/9, तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो कितना आ गया 5 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो जैसा समझ में आया ऐसा समझ में आया तो ये भी सही है, ये समझ में आया, अगर ये समझ में आ रहा है तो इसको लिख लो, अगर ये समझ में आ रहा है तो उसको लिख लो, ठीक है ना, तो भी आंसर आपका सही है। तो बोलोगे देयरफॉर द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स इज 5, और ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग ऐसा ही जो क्वेश्चन है सेट बी में उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए सेट बी में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होते हैं, तो इवन नंबर द नंबर हुज डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो क्या हो जाए 2 से डिविजिबल हो जाए उनको बोलते हैं इवन नंबर। तो बोलेंगे कि फर्स्ट 9 इवन नंबर्स आर, तो फर्स्ट 9 इवन नंबर कौन कौन से है, तो पहला है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया 18 तक आंसर हो गया, सॉरी आंसर नहीं हो गया 9 इवन नंबर हो गए। अब हम लोग फिर से बोलेंगे कि एवरेज निकालना है ना, इसलिए एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, तो सम करते हैं, इसको सम मतलब प्लस करना है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 डिवाइडेड बाई टोटल है 9। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। दिमाग कैसे लगाना है, देखिए ना यहाँ पर है 18, अब देखिए 16 + 2 18, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए ऐसे करिए ना 18 + 2 20, 16 + 4 20, 14 + 6 20, 12 + 10 20, तो 20 20 20 20 80 हो गया, 80 + 10 90, कितना आ गया 90 आ गया। तो आप बोलोगे कि 90 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9 10 जा डेट इज 10, क्या आ गया 10 आ गया। तो बोलोगे कि देयरफॉर द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 इवन नंबर्स इज 10, और ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी का ऐसा ही क्वेश्चन जो सेट सी में है उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है सेट सी में ये, लेकिन हम लोग सॉल्व कौन सा नंबर का कर रहे हैं, 8वां नंबर का सॉल्व कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें लिखा हुआ, तो कोई उसको इग्नोर करिए, बस आप समझिए क्या है। तो क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर। तो फर्स्ट 9 ऑड नंबर का क्या करना है, आपको एवरेज निकालना है। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं, तो बोलेंगे कि फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स आर, तो फर्स्ट 9 ऑड नंबर कौन कौन से हैं, तो पहला ऑड नंबर है 1, दूसरा 3 5 7 9 11 13
15, 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमको निकालना है एवरेज, तो लिखते हैं एवरेज, बोलेंगे कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं सम, करते हैं सम मतलब प्लस करते हैं, तो बोलेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 11 + 13 + 15 + 17 अपॉन 9। अब करते हैं सॉल्व। अब देखिए यहाँ पर क्या दिमाग लगाएंगे, तो या यहाँ पर दिमाग लगाना है ना आप लोगों को कि यहाँ पर देखिए 17 + 3 20, 15 + 5 20, 13 + 7 20, 11 + 9 20, तो 20 20 20 20 80, 80 + 1 81, तो कितना आ जाएगा 81/9, तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, तो कितना आ गया आंसर, यहाँ पर 9 आ गया। तो बोलोगे कि देयरफॉर द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 odd numbers, the average of first 9 odd numbers is 9, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, चलिए तो अब हम लोग सेट ए का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है सेट ए का, तो बोला जा रहा है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हमको क्या निकालना है, रूट्स का सम निकालना है एंड प्रोडक्ट निकालना है, और जो इक्वेशन दिया है उसका। तो कैसे निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कंपेरिजन करते हैं। तो लिखते हैं कि ऑन कंपेयरिंग द given quadratic equation x² + 2x - 3 = 0 with ax² + bx + c = 0 and we get। तो कंपेरिजन करने पर हमें क्या मिलता है, तो a = b = और c = तो क्या मिलता है समझते हैं। देखिए कंपेरिजन करेंगे ना, तो x² से कंपेरिजन हो गया, ठीक है ना, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। सर यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब बच्चे कि 1 × x² कितना होता है, x² होता है ना, तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, x से कंपेयर हो गया, तो b = कितना आ गया बच्चे 2 आ गया, और c कितना आ गया, c आ गया -3। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। तो अब बोलेंगे वी नो डैट द सम ऑफ द रूट्स, ये क्या होता है बच्चे, ये होता है -b/a। तो माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू है 2, a का वैल्यू है 1, तो -2/1 कितना होता है -2, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो बोलेंगे एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये क्या होता है, ये होता है c/a। c का वैल्यू है -3 और a का वैल्यू है 1, तो -3/1 कितना होता है -3 ही होता है। ठीक है, तो अब आप बोल सकते हो कि देयरफॉर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर -2 एंड -3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और यहाँ पर ये आ गया आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऐसा ही जो क्वेश्चन है सेट बी में उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करिएगा आप लोग जो मैं क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा सेट बी का, उसके बाद क्या करिएगा आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं सेट बी के क्वेश्चन को। देखिए ना ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्या है, सेट ए के क्वेश्चन के जैसा है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी बोला जा रहा है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 5x - 2 = 0। तो इसमें भी बोलेंगे ऑन कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा, तो वी गेट हमें मिलता है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा। देखिएगा बच्चे, समझिएगा ना, यहाँ पर ना एक बार मैं आपको ना फिर से लिख करके बता रहा हूँ। तो पहले मैं इसके लिए बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कंपेयर किए थे किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से कंपेयर हो गया तो a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना, a का वैल्यू 1 आ गया। x से कंपेयर हो गया तो b का वैल्यू 2 आ गया, c का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, -3 आ गया। सेम ऐसे ही इसमें भी क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का कंपेरिजन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 से। एक्स स्क्वायर से कंपेरिजन हो गया तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, a इज इक्वल टू आ गया बच्चे 1, कितना आ गया 1। अब x से कंपेरिजन हो गया तो b इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, b इज इक्वल टू आ गया 5। अब c कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू आ जाएगा -2, ठीक है। तो अब आप बोलोगे वी नो डैट द सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, ये होता है -b/a। तो माइनस को माइनस लिख दिए, b का वैल्यू कितना है बच्चे 5, a का वैल्यू क्या है बच्चे 1 है, तो -5/1 कितना होता है -5, ठीक है। अब एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये क्या होता है बच्चे, ये होता है c/a। c का वैल्यू क्या है -2 और a का वैल्यू क्या है बच्चे 1, -2/1 कितना होता है -2 होता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयर फॉर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर -5 एंड -2 रेस्पेक्टिवली, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है जैसा कि बाकी सेट ए और बी का क्वेश्चन था। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया हुआ है, तो बोलोगे ऑन कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट, हम लोगों को क्या मिलता है, तो हम लोग को मिलता है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना देखिए कंपेयर करवा रहे हैं इसका, हम लोग कंपेयर करवा रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से किसका, एक्स स्क्वायर -5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर से कंपेरिजन हो गया तो a का वैल्यू आ जाएगा 1, तो a का वैल्यू आ गया 1। x से कंपेयर हो गया तो b का वैल्यू आ गया -5, c का वैल्यू आ गया -24। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बोलोगे वी नो डैट, ये लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं ना। वी नो डैट का मतलब होता है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं द सम ऑफ द रूट्स, ये होता है -b/a। तो -b/a होता है, तो माइनस को तो माइनस लिख दिए, b का वैल्यू कितना है -5, a का वैल्यू कितना है 1, तो माइनस प्लस 5/1, 5/1 कितना होता है 5 होता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द
रूट्स ये होता है सी बाई ए। सी का वैल्यू कितना है -24 और ए का वैल्यू कितना है 1। -24 डिवाइड बाई 1 कितना होता है -24 होता है। इतना आ गया तो बोल देंगे कि देयर फॉर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर 5 एंड -24 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 जो है सेट ए का उसको सॉल्व करते हैं और बी और सी को उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए सेट ए का क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन 10 बोल रहा है इफ़ x + 5:45 एज 1:4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत आसान है। इसमें क्या करते हैं, तो जब भी रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन आएगा ना तो हमेशा क्या करना, पहले लिखना x + 5। देखिए इस का मतलब होता है, डिवाइड, और एज का मतलब होता है इक्वल टू 1 इस का मतलब होता है डिवाइड। अब करवा दो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे ना। अब करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 का मल्टीप्लाई करवाएंगे x + 5 के साथ और 1 का करवाएंगे 45 के साथ। 4 का करवाएंगे x के साथ तो हो जाएगा 4 × x, और 4 का करवाएंगे 5 के साथ तो 4 × 5, और 1 × 45 होता है। बच्चे देखिए ना यहाँ पर ना दो टर्म हैं तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि 4 × x करवा देंगे और 5 ऐसे छोड़ देंगे, नहीं, दोनों से करवाएंगे। फिर 4 × x ये हो जाएगा 4x, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 45। 4x को 4x लिख दिया, 45 को 45। देखिए 20 है ना, इस साइड आएगा ना तो -25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 45 में से क्या करेंगे, 20 को माइनस कर देंगे। 20 होगा ना यहाँ, तो ये हो जाएगा 4x, 5 - 0 5, 4 - 2 4। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 25। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो x का वैल्यू क्या आ गया 25/4 आ गया। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए अब यही जो क्वेश्चन है इसका हम लोग सॉल्व करते हैं सेट बी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सेट बी में दिया हुआ है इफ़ x + 4:36 एज 1:4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सेम वैसे ही इसमें भी करेंगे ना। इसमें लिखेंगे x + 4/36 = 1/4। अब करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई करवाएंगे x + 4 के साथ और 1 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 36 के साथ। ठीक है, तो कुछ इसमें भी वैसे ही करेंगे। इसमें भी वैसे ही करते हैं कि x + 3 सेट सी का ये है 27 इज इक्वल टू 1/3। अब क्या करवाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे x + 3 के साथ और 1 का करवाएंगे 27 के साथ। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको भी दोनों को सॉल्व करते हैं। तो अब समझ में आएगा ना हम लोगों को कि ना इसको क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हम लोग बोलेंगे कि पहले 4 का मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ, तो 4 × x, और फिर 4 का करवाएंगे 4 के साथ। 1 × 36 36 हो गया। 4 × x 4x + 6 4 × 4 16 36, 4x 36 + 16 है, इस साइड आएगा तो -16। 4x 36 में से 16 को अगर आप माइनस करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 36 में से 16 माइनस करने पे 20 आएगा। कितना आएगा 20। यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। 4 1 जा 4 5 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 5 आ गया। ये यहाँ पर भी लिखेंगे ना तो यहाँ पर लिख देंगे कि देयर फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5, और ये आपका आंसर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ तो 3 × x, प्लस 3 का करवाएंगे 3 के साथ तो 3 × 3। 1 × 27 27, 3 × x 3x हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। यहाँ 27 3x 27 प्लस 9 है, इस जाएगा तो -9। 3x 27 में से 9 को माइनस करेंगे ना तो आएगा 18। क्या आएगा 18। x को यहीं पर छोड़ दो,
मल्टीप्लाई में है, ये आ गया है डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 3 1 जा 3 6 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। तो बोलोगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब सेम तरीके से यहाँ पर भी बोल सकते हो ना कि ना जो x का वैल्यू आया था 25/4, तो बोल लो यहाँ पर देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 25/4 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर होता है क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 18 तक के सॉल्यूशन के साथ आएंगे, और उसको सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, और इजी तरीका बताऊंगा कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आप लोग को मेरा मेहनत और ये वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।